नमस्कार दोस्तों, वितर्क एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज की वीडियो में पिछले वीडियो में हमने परमार वंश के कुछ राजाओं के बारे में बात करी थी। तो उसका जो सीक्वेंस है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। उस सीक्वेंस में अगले जो शासक है उनका नाम है मानशाह। मानशाह परमार वंश के 44वें राजा थे जो बलभद्र शाह के उत्तराधिकारी थे। यानी मानशाह ये थे 44वें परमार शासक जो कि बलभद्र शाह के उत्तराधिकारी थे। यानी बलभद्र शाह के बाद जो शासक बने वो थे मानशाह। इनके लेखों की बात करें तो दो जगह से इनके लेख प्राप्त हुए हैं। एक प्राप्त हुए क्षेत्रपाल मंदिर से जो कि 1608 ईस्वी का है। दूसरा है रघुनाथ मंदिर से जो कि 1610 ईस्वी का है। मानशाह के शासनकाल की बात करें तो 1591 ईस्वी से लेकर 1611 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और इसी के शासनकाल में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और हार का मुंह देखना पड़ा। मानशाह के सेनापति थे नंदी और इसने तिब्बत पश्चिम जो तिब्बत है उसका दावा प्रांत भी जीता था। और इनके एक जो प्रसिद्ध कवि थे कवि भरत, वो मानशाह के दरबार में रहते थे और इन्हीं कवि भरत ने मानवोदय काव्य नामक जो ग्रंथ था उसकी रचना संस्कृत भाषा में की थी। महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि मानशाह अकबर व जहांगीर का समकालीन था, यानी कंटेम्परेरी ऑफ अकबर एंड जहांगीर। उस समय गढ़वाल में जो परमार शासक था उसका नाम था मानशाह और इसके समय का चंद शासक जैसा भी मैंने बताया लक्ष्मी चंद, और इसी ने 7 बार जो गढ़वाल पर आक्रमण करने का सफल प्रयास किया था। एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति हुए उनका नाम है जीतू बगड़वाल। ये बगुड़ी गांव टिहरी का रहने वाला था और इसके पवाड़े आज भी गढ़वाल में प्रचलित है। इनके पिता का नाम गरीबा राय था और माता का नाम सुमेरु था। इसके समय में देवलगढ़ का शासक था मानशाह, यानी मानशाह का के समय का जीतू बगड़वाल। जब जीतू बगड़वाल का जो कंटेम्परेरी शासक है वो मानशाह है। लोक गाथाओं में उसकी खुद की तांबे की खान होने का वर्णन मिलता है। आगे देखें तो अगले शासक का नाम है राजा श्याम शाह। इनका शासनकाल 1611 से 1630 तक रहा और इनका उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। पहला जो परमार शासक था जिसका चित्र मिलता है वो श्याम शाह ही था। यानी श्याम शाह वो पहला परमार शासक था जिसकी पिक्चर मिलती है, जिसका चित्र मिलता है। और इसके समय में सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। करीब करीब इसकी मृत्यु के बाद 60 रानी, ऐसा उल्लेख आता है कि इसकी मृत्यु के बाद 60 रानियां जो सती हो गई थी। और इसी के समय में जेसुइट पादरी अंतोनिया दे आंद्रादे श्रीनगर आया था। अगले शासक का नाम है राजा महिपत शाह। चूंकि श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए संतान न होने के कारण उनके जो चाचा थे महिपत शाह वो गढ़वाल के शासक बनते हैं। अपने शासनकाल में शत्रुओं से लगातार जूझते रहे, इसलिए इनको गर्वभंजक कहा जाता है। गर्वभंजक की उपाधि है महिपत शाह की। क्यों है? क्योंकि पूरे शासनकाल में अपने जो टेन्योर था इनका, ये विभिन्न राजाओं से युद्ध करते रहे, अलग अलग राजाओं से इनकी लड़ाइयाँ होती रही। 1629 में इनका राज्यारोहण हुआ। ये हरिकृष्ण रतूड़ी ने ऐसा कहा है, जबकि शिव प्रसाद डबराल के हिसाब से 1631 में इनका, और डॉक्टर अजय रावत के हिसाब से तो शायद 1622 के आसपास। तो अलग अलग जो भी लेखक इतिहासकार हुए उन्होंने इसके राज्यारोहण की तिथि अलग अलग बताई है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कि सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक था महिपत शाह और इसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया और रोटी सूची प्रथा का भी इसने प्रारंभ किया। इसके 3 महत्वपूर्ण सेनापति थे। पहले सेनापति का नाम था माधो सिंह भंडारी और दूसरे थे रिखोला लोधी और तीसरे थे बनवारी दास। आगे देखें तो महारानी कर्णावती महिपत शाह की पत्नी थी। थोड़ा सा माधो सिंह भंडारी के बारे में जान लेते हैं। तो उनका जन्म मलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ था। जैसे हम भारतीय संदर्भ में देखें तो एक व्यक्ति का नाम अक्सर लिया जाता है, वो थे दशरथ मांझी, जिन्होंने कहते हैं कि छेनी हथौड़ा लेकर के पूरे पहाड़ को तोड़ा था। उसी तरीके से गढ़वाल में भी एक व्यक्ति हुए, उनका नाम है माधो सिंह भंडारी। इन्होंने भी पूरी एक पानी की जो है सुरंग निकाल दी थी खुद के हाथों से छेनी हथौड़ा लेकर के। तो ये मलेथा में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम कालू भंडारी था और माता का नाम था उदीना बौरानी। इनकी उपाधि भी गर्भभंजक है। गर्भभंजक की उपाधि इनका कुछ और कारण है। इनका कारण ये कि मलेथा में उन्होंने उस समय जो सूखा पड़ा हुआ था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने पहाड़ खोद करके बीच में
सुरंग से जो है पानी ला दिया था, नहर से पानी ला दिया था, जिसको मलिथा की गूल भी बोलते हैं। ये छानादार पहाड़ी पर लगभग 225 फीट की गूल है, जिसमें चकमा नदी या डागर नदी से पानी निकाला जाता है। तो आज भी जो है इनकी प्रतिमा बनी हुई है वहाँ पर। इनके कार्यों को इनके कार्यों को याद करते हुए वो प्रतिमा बनाई गई है, माधो सिंह भंडारी, जो कि महिपत शाह के सेनापति थे। तो दोस्तों इसी में आगे देखें तो राजा पृथ्वीपति शाह 1640 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ। यानी 1640 में पृथ्वीपति शाह शासक बना, जो समय लगभग 7 वर्ष का था। अब चूंकि अल्पवयस्क था तो कोई ना कोई इसका संरक्षण, किसी न किसी के संरक्षण में जरूर शासन करेगा। तो इसकी संरक्षिका थी महारानी कर्णावती। यानी महारानी कर्णावती ने जिस परमार शासक को संरक्षण दिया था वो था राजा पृथ्वीपति शाह। चूंकि बहुत ही कम अल्प अवस्था में, यानी 7 वर्ष की अवस्था में शासक बन गया था 1640 ईस्वी में। इसी पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नामक शहर को बसाया था। पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनाया और वहां का शासक दिलीप शाह को बनाया। इसने मुगल शहजादा जो सुलेमान शिकोह था उसको शरण दी। चूंकि औरंगजेब जब शासन ग्रहण करता है तो उसके बाद जो दारा शिकोह थे, दारा शिकोह और उसके सारे पुत्रों, उनके विरुद्ध एक तरीके से उनको पकड़ने, उनको मारने की जो प्रयास किए औरंगजेब ने, तो इसी क्रम में जो दारा शिकोह के पुत्र थे वो भी भाग करके गढ़वाल में आ गए थे। उसमें से एक थे सुलेमान शिकोह। तो इसी सुलेमान शिकोह को पृथ्वीपति शाह ने अपने यहाँ शरण दी थी। अब इसके जो पुत्र था, पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदिनी शाह। उसने सुलेमान शिकोह को क्या किया, अंग्रेजों को वापस, औरंगजेब को वापस सौंप दिया। यानी सुलेमान शिकोह को जिसको पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी उसको वापस औरंगजेब को सौंप दिया, पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने। अब इस बात से चूंकि पिता ने शरण दी थी और पुत्र ने उसको वापस भेज दिया, तो स्वाभाविक है पिता इस बात से खुश नहीं, तो उन्होंने अपने पिता जो पुत्र था उसको देश निकाला दे दिया। इसलिए जो मेदिनी शाह है उसको पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र भी कहते हैं। आगे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, हाटकोटी की संधि पृथ्वीपति शाह और मंदाता प्रकाश के बीच हुई थी। अब चूंकि मैंने अभी बताया था कि पृथ्वीपति शाह और महारानी, जो पृथ्वीपति शाह है महारानी कर्णावती के संरक्षण में उसने 7 वर्ष की आयु में शासन ग्रहण किया। तो रानी कर्णावती के बारे में बात करें तो ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। 1635 में शाहजहां के सेनापति जो नवाजुद्दीन खान थे उसने दून घाटी पर आक्रमण किया और उस समय गढ़वाल की संरक्षिका थी कर्णावती। कर्णावती की सूझबूझ और मुगल सैनिकों को पकड़कर उसने उनके नाक कटवा दिए। इसीलिए शिव प्रसाद डबराल ने कर्णावती को नाक कटी रानी भी कहा। क्योंकि क्या किया इसने, जो नवाजुद्दीन खान था शाहजहां का सेनापति, जब उसने दून घाटी पर आक्रमण किया तो उसके सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दी, इसलिए इसको नाक कटी रानी कहते हैं। अगले शासक है फतेह शाह, राजा फतेह शाह, इसे गढ़वाल का शिवाजी भी कहते हैं। अभी प्रश्न पूछा जाए कि गढ़वाल का शिवाजी किसको कहते हैं, तो गढ़वाल का शिवाजी बोलते हैं फतेह शाह को। इसका गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा हुआ चित्र मिलता है और इसकी संरक्षिका थी राजमाता कटौची। मोतीराम ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। मोतीराम ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। और गुरु विलास के अनुसार भेंकड़ी का जो युद्ध था वो गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में 1689 में हुआ था। यानी भेंकड़ी का युद्ध कब हुआ, 1689 में। गुरु विलास के अनुसार ये जो युद्ध था ये गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में हुआ। और इस युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने अपने आत्मकथा विचित्र नाटक में किया है। इसे गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है फतेह शाह को। फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी बोलते हैं, गढ़वाल का शिवाजी भी बोलते हैं। आगे देखिए तो इसे गढ़वाल का अकबर कहने का एक मेन कारण ये है कि जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यानी अलग अलग फील्ड से संबंधित एक्सपर्ट्स थे जिनको 9 रत्न की उपाधि दी गई। इसी तरीके से इसके दरबार में भी 9 रत्न थे जिनके नाम आप ये जो दिए हैं, खेतराम धस्माना, सुरेशानंद बर्तवाल,
हरिदत्त नौटियाल, रुद्रदत्त कमोठी, शशिधर डंगवाल, बासवानंद बहुगुणा, सहदेव चंदोला, हरिदत्त अपल्याल और कीर्तिराम कंठोला, ये जो 9 लोग थे ये फतेह शाह के दरबार में थे, जिनको नवरत्न की उपाधि दे रखी थी, इसलिए फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं। आगे देखिए, समुद्रगुप्त गुप्त की भांति इसने मुद्रा लेख लिखवाए और जो नाथपंथी संत बालकनाथ थे उनसे काफी प्रभावित थे ये। गुरु राम राय को अपने दरबार में बुलाया और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने में मदद की। यानी जो आज गुरु राम राय करके जो पूरी शाखाएं चलती हैं उनकी शुरुआत यहीं से हुई। सबसे पहले गुरु राम राय फतेह शाह जी के दरबार में आए थे और उन्होंने गुरुद्वारा बनाया देहरादून में। मौलाराम के अनुसार फतेह शाह का जो उत्तराधिकारी था वो उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह परमार वंश का एक ऐसा शासक था जो बहुत ही कम अल्पावधि यानी सिर्फ 1 वर्ष के लिए शासक बना। इसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का था और ये परमार वंश का सबसे कम कार्यकाल था। आगे देखिए तो फतेह शाह के दरबारी रत्न कवि या श्री क्षेमराज, जटाधर व मतीराम, ये इसके रत्न कवि या श्री क्षेमराज एक ही थे और जटाधर व मतीराम ये भी इसके दरबार में थे। फतेह शाह ग्रंथ का संपादन डॉक्टर शूरवेद सिंह ने किया और फतेह शाह यशोवर्मन पुस्तक के जो रचयिता है वो है रामचंद्र। फतेह शाह यशोवर्मन पुस्तक के रचयिता है रामचंद्र और फतेह प्रकाश के रचयिता है रत्न कवि, जो कि इसी फतेह शाह के दरबारी कवि थे। इसके अलावा ग्रंथ वृत्त कौमुदी या छंद सागर पिंगल की रचना भी मतीराम ने करी। ग्रंथ वृत्त कौमुदी या छंद सागर पिंगल की रचना भी मतीराम ने करी। आगे देखते हैं अगले जो शासक थे उनका नाम है प्रदीप शाह। राजा प्रदीप शाह। लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्के के आधार पर प्रदीप शाह का जो शासन काल है वो 1717 ईस्वी से 1757 तक बताया गया है। यानी 1717 से लेकर के 1757 तक प्रदीप शाह ने शासन किया और इसका प्रमाण है लखनऊ में रखा गया, लखनऊ के संग्रहालय में रखा गया एक सिक्का। इसकी संरक्षिका थी कनक देई। जैसे पीछे मैंने अभी प्रदीप शाह के बारे में पढ़ा, तो प्रदीप शाह जब 7 वर्ष के थे तो उसने जब शासन ग्रहण किया तो उस समय संरक्षिका थी कर्णावती। इसी तरीके से राजा जो प्रदीप शाह है उसकी संरक्षिका नाम था कनक देई। इनके पिता दिलीप शाह। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार प्रदीप शाह के समय मंत्रियों का एक सशक्त गुट था जिसमें पुरिया नैथानी नाम का भी एक नाम मिलता है। तो पुरिया नैथानी जो मंत्री है उसका संबंध है प्रदीप शाह से। इसके अलावा इसका जो दीवान थे उसका नाम था रघुपति चौथा, वजीर चंद्रमणि डंगवाल और रत्नीबिष्ट, बख्शी थे विद्याधर डोभाल। ये जो सारे पदाधिकारी है, दीवान है, वजीर है, बख्शी है सारे, जिसमें रघुपति चौथा या विद्याधर डोभाल करके जो भी सारे हैं प्रदीप शाह के समय से संबंधित है। और दरबारी कवि मेधाकर शर्मा भी प्रदीप शाह के दरबारी कवि थे जिन्होंने रामायण प्रदीप की रचना की। इसने चित्रकार मौलाराम तोमर को संरक्षण प्रदान किया। हम सब जानते हैं पहाड़ी जो पेंटिंग है या पहाड़ी जो कला है उसके एक महान चित्रकार हुए, उनका नाम है मौलाराम तोमर। इन मौलाराम तोमर को जिस पंवार शासक ने संरक्षण दिया उसका नाम था प्रदीप शाह। इसके समय में कुमाऊं पर 1743 ईस्वी में रोहेल आक्रमण अली मोहम्मद के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। प्रदीप शाह का जो कार्यकाल है इसको चंद और पंवारों की मित्रता के लिए जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस शासक का जो कार्यकाल है वो चंद और पंवारों की मित्रता के लिए जाना जाता है, तो शासक का नाम है प्रदीप शाह। अगले शासक हुए राजा ललित शाह। 1772 में गद्दी पर बैठे और इसके समय कुमाऊं का शासक था दीपचंद। ललित शाह के समय में कुमाऊं का शासक था दीपचंद और इसी के समय में सिखों ने 2 बार 1775 में 1778 में देहरादून पर आक्रमण कर लिया। ललित शाह और सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध हुआ 1179 यानी 1179 में ललित शाह और सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध हुआ। सिरमौर का युद्ध हुआ ललित शाह और सिखों के बीच 1779 में। बगवाली पोखर का युद्ध भी 1779 में ही ललित शाह और मोहन सिंह के बीच में हुआ था। ललित शाह के 4 बेटे थे, एक है जयकृत शाह, दूसरा है प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और एक है प्रथम शाह। इसकी मृत्यु हुई हवाला बाग के दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ जयकृत शाह। अब देखते हैं जयकृत शाह के बारे में। क्योंकि रानी का ये पुत्र था। 1780 से 1785 तक इसने शासन किया। इसके दरबारी आपस में 2 दलों में बटे हुए थे। एक दल का नेतृत्व खंडूड़ी कर रहे थे, दूसरे का डोभाल।
और सिरमौर का जो राजा था जगत प्रकाश, उसके यहाँ इसने राजदूत भिजवाया था। और सिखों के आक्रमण से बचने के लिए जयकृत शाह सिखों को राखी नामक टैक्स देता था। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि सिखों के आक्रमण से बचने के लिए कौन सा शासक था जो सिखों को राखी कर देता था, राखी टैक्स देता था, वो था जयकृत शाह। 1786 में इसने रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया और इसी के समय में दूसरा रोहिला आक्रमण 1786 में रोहिला सरदार नजीब जंग के पौत्र गुलाम कादिर ने किया था। अभी पीछे मैंने पढ़ा था कि कुमाऊं पर 1743 में पहला जो रोहिला आक्रमण हुआ वो प्रदीप शाह के समय में हुआ और दूसरा जो आक्रमण हुआ वो जयकृत शाह के समय में 1786 में हुआ। अगले शासक हुए राजा प्रद्युम्न शाह। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया। इसका शासनकाल रहा 1786 से लेकर के 1804 तक। रामी और धरणी खंडूड़ी बाई प्रद्युम्न शाह के राज्य मंत्री थे। रामी और धरणी खंडूड़ी बाई ये दो प्रद्युम्न शाह के राज्य मंत्री थे। और हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया था। हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया और 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का मैदान जो कि देहरादून में पड़ता है, इसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए और इसके दो पुत्रों में से एक प्रीतम शाह और दूसरे थे सुदर्शन शाह। प्रीतम शाह को तो गोरखों ने बंदी बना लिया, जबकि जो सुदर्शन शाह थे वो हरिद्वार भाग गए। फिर 1814 में सुदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना गढ़वाल में भेजी और प्रद्युम्न शाह को ही गढ़वाल का हुमायूं भी कहा जाता है। एक किताब है, उसका नाम है वैली ऑफ दून। इस पुस्तक में इसी खुड़बुड़ा के मैदान में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का वर्णन मिलता है और ये किताब A.R. गिल ने लिखी थी। अगले एक और शासक हुए जिनका नाम है पराक्रम शाह। ये प्रद्युम्न शाह का भाई था। मौलाराम का एक ग्रंथ हुआ, उस ग्रंथ का नाम है गढ़गीता संग्राम। इस गढ़गीता संग्राम या इसको गणी का नाटक भी बोलते हैं, इसमें पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। और इस ग्रंथ के अनुसार पराक्रम शाह ने प्रद्युम्न शाह के जो वफादार मंत्री थे, जिनकी मैंने अभी ऊपर बात की, रामी और धरणी, इन दोनों की हत्या करवा दी थी पराक्रम शाह ने। तो ये परमार वंश के कुछ और महत्वपूर्ण शासकों के बारे में मैंने आज बात की। इसके बाद टिहरी के जो शासक होते हैं, प्रद्युम्न शाह के बाद फिर सुदर्शन शाह, फिर आगे जो भी टिहरी शासक हुए उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसमें मैंने कोशिश करी है कि जैसे अकबर की भांति 9 रत्न थे उनको 9 रत्नों को फिर एक एक करके देखा है, या किसका कम कार्यकाल रहा। जैसे उपेंद्र शाह का कार्यकाल 1 साल का रहा, कौन सी किताब है। और कुछ कुछ महत्वपूर्ण मंत्री जैसे मौलाराम को किसने संरक्षण दिया, प्रदीप शाह ने। तो ऐसे ऐसे पॉइंट को अलग अलग हाईलाइट करके मैंने लिखा है, तो ये आपको याद करने में आसानी शायद इससे हो सकती है। तो देखते हैं अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इससे आगे का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।